नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में। अभी आपको पता है कि सबको एक बात की बहुत ही चिंता है, वो है चांदीपुरा वायरस की। अभी जैसे जैसे खबर आ रही है कि चांदीपुरा वायरस फैल रहा है और उससे खास करके बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियां होगी, यानी कि बुखार है और वायरल इन्फेक्शन है। तो इससे चांदीपुरा वायरस को समझना जरूरी है और वो वायरस कैसे बीमारियां फैला सकता है, या तो वायरस से कैसे बीमारियां फैलती है वो भी जानना जरूरी है। और उसके विषय पर आयुर्वेद ने क्या बताया है और आयुर्वेद ने उसमें सटीक उपचार क्या दिए हैं वो भी समझना जरूरी है, ताकि हम उसकी पहले ही रोकथाम कर सके और अनेक लाखों बच्चों को हम इस वायरस से बचा सके। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम चांदीपुरा वायरस की संपूर्ण जानकारी। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि चांदीपुरा अभी आया, उससे पहले कोरोना था, उससे पहले ही भी बहुत सारे वायरस थे। तो सर्वप्रथम पहले वायरस को समझते हैं और उसके बाद हम चांदीपुरा वायरस को समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वायरस क्या है। तो सर्वप्रथम वायरस किसे कहते हैं तो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए सरल सी व्याख्या है कि सबसे छोटे और अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उसे वायरस कहते हैं। और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं, बराबर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा कि वो जैसे कि ये इतने छोटे और अकोशिकीय, जैसे मॉडर्न साइंस की दृष्टि से दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशीय और बहुकोशीय। जैसे अमीबा है वो एक कोशीय है, और बैक्टीरिया से लेकर हमारे जैसे प्राणी, पशु और हम जितने भी हैं वो बहुकोशीय है। तो उसमें एक वायरस है वो एक दोनों से अलग है कि वो अकोशिकीय है, यानी कि उसमें कोश नहीं है, और इसके कारण वो जीवित कोशिका से बाहर सालों तक, सुषुप्त अवस्था में हजारों सालों तक रह सकता है। और जैसे ही उसको जीवित कोशिका प्राप्त होती है वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद अपनी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करता है। तो मॉडर्न साइंस की दृष्टि से तो वो न तो सजीव है न तो निर्जीव है, लेकिन बीच का है। हालांकि आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र की कोटि में तो इसको सजीव की तरह ही गिना गया है। मतलब आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र ऐसा मानते कि दो ही कैटेगरी है, सजीव और निर्जीव। लेकिन सजीव की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें ये अलग प्रकार का सजीव है। कैसा सजीव है उसका सुंदर वर्णन आयुर्वेद में अनेक ग्रंथों में और अथर्ववेद में किया गया है। आपको लगेगा कि जब माइक्रोस्कोप और भी इतने प्रकार के साधन नहीं थे, तब ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के जीवों की बात, इस प्रकार के वायरस की बात बताई है। महाभारत में हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि सूक्ष्म योनिनी भूतानि तर्कगम्यानि भारत पक्षणोपि निपातेन तेषां स्यात् स्कंद विपर्ययः। यानी कि सूक्ष्म योनि जितने भी जीव होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो आंख से नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते, तो बोलते तर्कगम्यानि, यानी कि तर्क से हम अनुमान करके उसको मान सकते हैं। ऐसे तो देख नहीं सकते लेकिन मान सकते हैं। फिर क्या बताया कि पक्ष्मणोपि निपातेन, यानी कि ऐसे निपातन करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तब उसके हजारों संख्या बढ़ जाएगी। तेषां स्यात् स्कंद विपर्ययः, यानी कि उस तरह से तेजी से वो बढ़ोतरी करते हैं। मतलब तो देखिए कितना सुंदर वर्णन इसका और महाभारत का मिलता है, बराबर है। और ऐसे ही केवल यहाँ पर नहीं, अथर्ववेद में आप यदि देखेंगे तो प्रथम कांड में ही बताया गया है कि जो वेदना देते हैं, जो पेन करते हैं, ऐसे एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उसका नाम यातुधान बताया गया है। दूसरा जो मांस भक्षी होते हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, उसको पिशाच बताया गया है। पानी में पनपते हैं उसको अप्सरस बताया गया है। तो इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों का बहुत सारा वर्णन अथर्ववेद में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि चरक संहिता में भी सूक्ष्मत्वात् भवन्ति एते अदृश्याः, यानी कि चरक संहिता में बताया गया है कि एते बहुत सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते हैं, इसके लिए अदृश्य कहा जाता है। सुश्रुत में भी ऐसा बताया है कि एते स्युः अदृश्याः सूक्ष्माः सूक्ष्म योनयः। तो इस प्रकार के वो सूक्ष्म योनि के जीव जंतु इतने प्रकार के हैं कि वो सब सूक्ष्म है। सूक्ष्म्यात् केचित् अदर्शनाः वाग्भट
ने बताया है। और हरित संहिता में भी कैसा केचित सूक्ष्मास् तथाणवः, माने परमाणु की तरह वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं। ये आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में वो बताया गया है। तो इस तरह से आयुर्वेद में सर्वप्रथम इसका वर्णन आया है। सूक्ष्म जो दिखते नहीं है, और उसकी दो कैटेगरी, एक तो वो दिखते नहीं इतने सूक्ष्म होते हैं, और उसके बाद वो अपनी संख्या, जैसे ही कोष मिला जीवित कोष तो उसकी संख्या वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तीव्रता से वो बढ़ाते हैं। तो ये हमने देख लिया वायरस किसे कहते हैं। वायरस आज का कंसेप्ट नहीं है, नाम नया है लेकिन माल पुराना है। यानी कि वायरस आज हमने नाम दे दिया, लेकिन इसको सूक्ष्म जीव अलग अलग नाम से किया जाता है। आयुर्वेद में कॉमन नाम उसका आता था कृमि। मतलब कृमि से केवल हम वंश नहीं लेते थे, लेकिन कृमि से ऐसे अनेक प्रकार के जीवों का वर्णन दिया गया है कृमि नाम से। और सूक्ष्म कृमि है, स्थूल कृमि है, अनेक प्रकार के कृमि बताए गए हैं। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मॉडर्न साइंस की दृष्टि से हम वायरस को समझाएंगे। हालांकि उसकी एक दृष्टि आयुर्वेद की भी है। आयुर्वेद में भी वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का इस प्रकार का वर्णन है, लेकिन वो नाम से नहीं है, वो कृमि की तरह वर्णन दिया गया है। तो वो हमने व्यवस्थित रूप से एक बार तो समझाया था, खास करके कोरोना के समय पर एक वीडियो बनाया था उसमें, कि आयुर्वेद में कहां कहां इसका वर्णन आता है। आज हम समझाएंगे आपको मॉडर्न दृष्टि से, मॉडर्न साइंस की दृष्टि से ये वायरस किसे कहते हैं और इसको कैसे आसानी से समझा जा सकता है। तो देखते हैं हम कि वायरस मॉडर्न साइंस क्या कहता है, वो कितने सूक्ष्म है। वहां तो देखा हमने कि बहुत सूक्ष्म है, भाई परमाणु के जैसे सूक्ष्म है, और कोई कोई उससे बड़ा भी है। तो यहां देखते हो कितना बड़ा है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम, शुरुआत ही परमाणु से करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है। सर्वप्रथम परमाणु पर आते हैं। तो यहां पर सबसे जो छोटा मानक है, यानी कि परम अणु, जैसे हम कहते हैं किसी को कि ये परम पूज्य हमारे संत है, यानी कि उससे आगे कोई पूज्य नहीं है, उसको कहते हैं परम पूज्य, बराबर है। उससे आगे कोई पूज्य नहीं है, बराबर है। इसी तरह से परम अणु, यानी कि जब हम देखते गए सबसे छोटा मानक क्या मिला हमको, तो परम अणु, यानी उससे अणु, अणु यानी सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है तो उसको कहते हैं परम अणु, यानी मिल गया तो कहते हैं परमाणु। तो परमाणु दर्शन शास्त्रों ने और संस्कृत ने शब्द दिया है परमाणु, जो आज भी उसी रीत से व्यवहृत हो रहा है। तो सबसे सूक्ष्म है वो है परमाणु। आप देख सकते हैं उसकी साइज, यानी ऐसे तो दर्शन शास्त्रों में उसकी भी साइज दी गई है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जाल सूर्य मारीच स्तंभ सूक्ष्म यद दृश्यते रजः, बराबर है। तो ये एक बताया गया है कि जो हम खिड़की खोलते और छोटे छोटे बहुत ही वो उड़ते हैं, उसका छठा भाग न्याय दर्शन परमाणु मानता है, और उसका 30वां भाग सारंगधर संहिता के दृष्टि से उसका 30वां भाग परमाणु माना गया है। सारंगधर संहिता के आरंभ में ही परमाणु की व्याख्या बताई गई है। तो ये परमाणु को हम जानेंगे और आज के परिभाषा में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु की साइज जो है वो लगभग 0.1 नैनोमीटर है, लगभग मैं बता रहा हूं, बराबर है। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है वो हम यदि जाने कि 1 नैनोमीटर की यदि हम व्याख्या करें तो वो 1 मीटर हम ले, बराबर है, और उसके नीचे यानी कि 1 मीटर को हम यदि डिवाइडेड कर दे, बराबर है, किससे, तो वो हम लगभग 1 के पीछे 9 अंक लगा दे, यानी कि लगभग 1 अरब, बराबर है। तो 9 अंक लगा देते हैं तो होता है 1 अरब, और 1 अरब जब उसको डिवाइड करते हैं, 1 मीटर को डिवाइडेड बाय 1 अरब, तो उसको मिलता है 1 नैनोमीटर, बराबर है। इसको हम समझते जाएंगे। तो 1 नैनोमीटर को हम समझा, ऐसा 0.1 नैनोमीटर ये बराबर परमाणु की साइज हो गई। ये एक अंदाजा है। उस समय पर भी जो मापक थे वो एक अंदाजा था, बराबर है। लेकिन उस समय उन्होंने वहां तक खोज कर ली थी कि परमाणु जैसा कुछ है, और ये परमाणु से ही पूरा का पूरा विश्व बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहां से हम आगे जाते जाएंगे तो वो हम नैनोमीटर से ही नापते जाएंगे, बराबर है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। एक तो हो गया
परमाणु, और उसके बाद का तुरंत का है जो वो 1 नैनोमीटर आया, बराबर है। तो इंटू 10 10 10 10 करते जाएंगे तो ये अंक मिल जाएगा। तो पहले परमाणु, अब परमाणु से भी 10 गुना है डीएनए, जिस आपने नाम सुना होगा डीएनए का, उसकी बात हम विस्तार से अभी करने वाले हैं। डीएनए से 10 गुना बड़ा है एंटीबॉडी, बराबर है। तो ये हो गया 0.10 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर और ये 1 नैनोमीटर, ये 10 nm यानी कि 10 नैनोमीटर। अब उससे आगे हम देखते हैं, उससे गुना 10 इंटू 10 यानी 100 नैनोमीटर का होता है विषाणु यानी कि वायरस। यहां तक वायरस का हमने देखा। देखिए यहां सूक्ष्म है, हमारे यहां क्या बताया है कि परमाणु जैसा भी सूक्ष्म हो सकता है, यहां पर ये नाप आया है तो करीब करीब मिलता जुलता है दोनों का, यानी कि वायरस ये सूक्ष्मता से ही परमाणु के जैसा भी सूक्ष्म हो सकता है, ऐसा वहां बताया है करीब करीब। तो ये करीब करीब यहां पर आया कि यहां से डीएनए तक आए, डीएनए से एंटीबॉडी 10 गुना बड़ा है और उससे भी 10 गुना बड़ा ये वायरस है, विषाणु है मॉडर्न साइंस की दृष्टि से, बराबर है। तो उसके सारी साइज लिखा है, साइज लिखे, बराबर है। तो यहां तक हम पहले समझेंगे कि ये परमाणु और डीएनए यदि रखते हैं तो उसके बीच में पानी का अणु है जो 0.28 nm का है, बराबर है, और 0.28 nm यानी कि नैनोमीटर का है। अब यहां तक हमने यदि देख लिया, उसके बाद हम स्थूलता की ओर जाएंगे, इससे भी बड़े 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 होते जाएंगे, बराबर है। तो यहां पर जो वायरस है उससे जो 10 गुना यानी कि 1000 नैनोमीटर का होता है जीवाणु, यानी कि जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, बराबर है। उससे भी 10 गुना होता है गुणसूत्र, जिसको हम रंगसूत्र भी कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, बराबर है। उससे भी 10 गुना होता है प्रजीव, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और उससे भी 10 गुना होता है बड़ा मेढक का अंडा। तो ये स्थूल सूक्ष्म से हम देखते गए तो मेढक के अंडे तक आए, वो 10 लाख नैनोमीटर का होता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे। तो मेढक के अंडे जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं, मतलब थोड़ा प्रयत्न करने पर तो वो तो आसानी से मैग्नीफाइंग जो लेंस होता है उससे तो दिखाई देते हैं ये मेढक के अंडे, बराबर है। अब उससे यदि हम आगे जाए तो 10 लाख से लेकर ये सभी कुछ 1000 नैनोमीटर तक जो है वो हम देख सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, बराबर है। और हम यदि और आगे जाए तो 1 लाख से लेकर वह यहां तक यानी डीएनए तक देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और आगे हम यदि जाए तो परमाणु से, जो उस समय नापने का एक अंदाज था, तर्कगम्यानी बताया था कि वो एक तर्क अनुमान से देख सकते सोच सकते थे, लेकिन आज देख सकते हैं प्रत्यक्ष से, वो है एक्स-रे मतलब क्रिस्टलोग्राफी जिसको कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार के साधनों से आज परमाणु भी देखा जा सकता है, जो पहले अनुमान गम्य था आज वो प्रत्यक्ष हो गया है, साधनों के माध्यम से, इंद्रियों से ही देख सकते हैं। तो ये उपाय है सारे उसको देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेढक के अंडे से लेकर यहां तक कितने प्रकार हुए। उसमें मैं 2-3 बातें इसमें खास कहना चाहता हूं आपको कि ये देखिए कि यहां पर जो शब्द दिए हैं, जैसे मेढक का अंडा तो आपने देखा होगा, प्रजीव यानी प्रोटोजोआ, उसके अलग अलग साइज होते हैं जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। गुणसूत्र यानी रंगसूत्र कहते हैं, वो इस प्रकार का है, बराबर है। जीवाणु, अब ये देखिए यहां जीवाणु लिखा है, यहां विषाणु। जीवाणु यानी होते हैं बैक्टीरिया और विषाणु यानी होते हैं वायरस। अब जीवाणु में, प्रोटोजोआ में ऐसा है कि वो फायदाकारक भी होता है मनुष्यों के लिए और नुकसानकारक भी होता है, लेकिन वायरस तो हमेशा नुकसानकारक ही होता है ऐसा मानना है, इसके लिए उसको विषाणु कहा जाता है, बराबर है। तो ये हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आप उसको समझ सकते हैं। अब इसके बीच बीच की साइज हमने यहां पर दी है, जैसे कि ये मेढक के अंडा है वो 10 लाख नैनोमीटर है, और ये 1 लाख नैनोमीटर का ये प्रजीव है, बराबर है। तो ये शरीर का जो कोश है वो गुणसूत्र और प्रजीव के बीच में आएगा, बराबर है। जीवाणु और गुणसूत्र के बीच में ये रक्त कण आएंगे, उसकी साइज भी यहाँ बताई गई है। जैसे शरीर के कोश की साइज क्या है, 10,000 से लेकर 1 लाख नैनोमीटर तक की है, और रक्त कण की साइज क्या है तो 7,000 से 8,000 तक नैनोमीटर की है। उसके चित्र भी दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो आप एक बार देख लीजिएगा, बराबर है। अब विशेष हम बातें अभी करने वाले हैं कि ये वायरस कितने सूक्ष्म है वो तो हमने देख लिए,
बराबर है। अब हम देखते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, बराबर है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्थूलता से कि उसके दो प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक होता है पहले यहां से देखें तो एक होता है आरएनए प्रकार का वायरस और एक होता है डीएनए प्रकार का वायरस, बराबर है। तो ये हम देखें कि आरएनए प्रकार का वायरस यानी कि रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं जिसको, तो वो एक इस तरह का होता है। अब देखिए एक भाग ये इस तरह का पूंछ निकला हुआ एक तरह का, और ये से ही दो होते हैं परस्पर में जोड़े हुए, आप देख सकते हैं, उसको डीएनए कहते हैं यानी कि डिक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, बराबर है। तो ये डीएनए है और ये आरएनए है, बराबर है। दोनों का यदि हम देखें तो कोरोना का जो वायरस था वो इस प्रकार का था, बराबर है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर यदि एक ऐसी पूंछ होती है तो उसको हम मानेंगे, उसको कहते हैं आरएनए, और ऐसे दो जोड़ होता है, दो आरएनए, यानी कि ये एक आरएनए और एक दूसरा आरएनए, तो वो हो जाता है डीएनए। डीएनए आपने शब्द सुना होगा लेकिन एग्जैक्ट उसका अर्थ ये है कि वो डीएनए कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर कि देखिए ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, बराबर। ये पोक्स वायरस यदि है वो डीएनए प्रकार का है और कोरोना वायरस है वो आरएनए प्रकार का है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये देखिए आप, ये एक आप उसको जैसे कि एक सांकड़ बंदी हो लंबी, जैसे हम उसको लोहे की एक जंजीर कहते हैं। वो जंजीर में क्या होता है कि एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो वो जो जंजीर बनती है उसमें दो भाग होते हैं, एक ये दो प्रकार, ये दो मिलकर देखिए जंजीर जैसा बना है, बराबर है। तो ये दोनों है, इसके लिए वो जंजीर जैसा आकार होता है उसका। इसका यदि हम देखें आरएनए का तो देखिए ये यहाँ पर कंघी के जैसा होता है। कंघी में क्या होता है, एक 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 दांते होते हैं, जैसे इसमें देखिए एक 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 है, जंजीर जैसा नहीं है, ये जंजीर ऐसी होती है। तो ये जंजीर के जैसा है। तो इसको हम कहते हैं कि बाहर का स्ट्रक्चर, वो अंदर से निकला हुआ एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार का निकलता है, उसको डीएनए कहते हैं। और उसका आधा भाग, बराबर है, ये दो आरएनए मिलकर एक डीएनए बनता है, तो डीएनए का आधा भाग यानी आरएनए कहते हैं। तो ये आरएनए हो गया, बराबर है। कोरोना वायरस था वो आरएनए प्रकार का था, और पोक्स वायरस है उसके अंदर इस प्रकार का था, तो वो उसको कहते थे हम डीएनए। चांदीपुरा जो वायरस है वो आरएनए प्रकार का कैटेगरी का वायरस है, क्योंकि उसमें एक ही पूंछ है, बराबर है। तो ये हमने देख लिया कि वायरस के ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार की हम बात करेंगे क्योंकि उससे संक्रमण की बात हमको आगे करनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो वायरस, ये जो वायरस होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, कैसे फैलते हैं, तो ये हम देखते हैं कि वायरस कैसे फैलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हम देखें तो बताया गया है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सहशय्यासनात चापी वस्त्रगंधानुलेपनात कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिका रोगाः संक्रामन्ति नरान्नरम, यानी कि संक्रामक रोग एक नर से दूसरे नर में फैलते हैं। किस किस तरह से, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात इत्यादि। तो उसमें बताते हैं कि यदि प्रसंगात यानी कि मैथुन करने से, गात्र संस्पर्शात यानी कि एक दूसरे से स्पर्श करने से, निश्वासात यानी कि एक का श्वसन दूसरे में जाने से, दूसरे का श्वास खुद में जाने से, एक साथ भोजन करने से, एक साथ शयन करने से, वस्त्रमाला, एक का वस्त्र यदि दूसरा पहनता है, दूसरे का वस्त्र एक पहनता है, दूसरे की बेड का यूज करता है, तो रुमाल वगैरह का यूज करता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार बताए हैं आयुर्वेद में भी कि इस प्रकार एक वायरस जन्य रोग या बैक्टीरिया जन्य रोग फैलते हैं। यहाँ पर हम देखें कि वायरस किससे फैलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वायरस अलग अलग तरीके से फैलते हैं। तो कोई कोई वायरस ऐसा होता है जो स्पर्श के द्वारा फैलता है, कोई हवा द्वारा, कोई लार द्वारा, कोई पानी द्वारा, कोई आहार द्वारा, कोई स्तनपान द्वारा, कोई रक्त द्वारा, कोई अंगदान द्वारा, कोई कीट पतंग द्वारा, कोई पशु पक्षी द्वारा, कोई यौन क्रिया द्वारा और कोई अनुवंश द्वारा। हम देख सकते हैं उसमें मॉडर्न साइंस की दृष्टि से कि स्पर्श द्वारा जो फैलता है वो पेपिलोमा वायरस है, हवा द्वारा जो फैला कोरोना वायरस, लार द्वारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, पानी द्वारा कोलेरा वायरस है, आहार द्वारा रोटा वायरस है, स्तनपान द्वारा जो फैलता है वो लिम्फोट्रोपिक वायरस है, फिर रक्त द्वारा जो HBV वायरस है, अंगदान द्वारा HCV वायरस फैलता है, कीट पतंगे डेंगू
पोलियो फैलाते हैं। उसी तरह से पशु पक्षी से रेबीज फैलता है, यौन क्रिया द्वारा HIV है और आनुवंश द्वारा पोलियो वायरस है। इस प्रकार वायरस के ये अलग अलग वायरस अलग अलग तरीके से फैलते हैं। कोई एक वायरस सभी तरीके से फैलता है ऐसा नहीं है। मतलब तो ये एक हमने समझ लिया। समझने के लिए मॉडर्न साइंस की दृष्टि से इतने उसके जो है वो वाहक होते हैं, बराबर है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मच्छर काट लिया, बराबर है, या तो फिर मक्खी काट ली तो ये अभी जो निकला है चांदीपुरा वायरस वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो काट लेने से उत्पन्न नहीं होता है, बराबर है। क्या होता है कि जैसे बस है, ट्रैवल है, वो वस्तु को उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है, एक जगह जो वस्तु हुई उसको वो पहुंचाती है दूसरी जगह, बस वो व्हीकल का काम करती है। उसी तरह से ये सारे के जो है माखी मच्छर से लेकर जितनी जितनी बातें आती है, वो एक व्यक्ति को काटा, उसके अंदर जो वायरस था वो उसके द्वारा दूसरे के ब्लड में चला गया, तो वो एक व्हीकल की तरह काम करता है, बराबर है। वो वायरस उत्पन्न नहीं करता है, दूसरी जगह जो हुआ मनुष्य के शरीर में उससे उसका संपर्क आया तो दूसरे में फैलाने का काम, पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से वायरस फैलता है, बराबर है। अब वो फैलता है तो कैसे फैलता है, मानो यहाँ काट लिया तो क्या इसमें ब्लड ले लिया तो ब्लड में कैसे वायरस था, किस तरह से था, फिर वो वायरस कैसे अंदर गया और किस तरह से उसको भी बीमारी हो गई, इसको बीमारी थी, वो समझना पड़ेगा। वो लोग समझते नहीं है उसको, मतलब कठिन लगता है, तो उसको हम आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से फैलता है। वो यहाँ पर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से समझाया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वायरस का एक एनवेलोप प्रोटीन होता है। जैसे ये एनवेलोप प्रोटीन कहते हैं, जो ऊपर ऊपर का है ना, ऐसे सुई की तरह होता है, बराबर है। जैसे बिच्छू का डंक होता है पीछे, उस तरह से यहाँ पर ये सब सुई लगी हुई है। आप देखिए, इसको क्या कहते हैं, एनवेलोप प्रोटीन कहते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले ये उसका एक प्रकार का एक सिंह का क्या है, नख होता है, जैसे कुत्ते का नख, बिल्ली का नख, जैसे कि वो जब चढ़ती है तब सबसे पहले किसका यूज करती है, उसका यूज करती है चिपकने के लिए, बराबर है। जैसे आपने देखी होगी कि बिल्ली जैसे एक जंप लगाती है, उसके बाद वो चिपकती है तो कैसे चिपकती है पता है, वो दीवार पर अपने नाखून ऐसे कर देती है, तो टच सबसे प्रथम नाखून से वो करती है, बराबर है। तो इस तरह का आपने देखा होगा, उसी तरह से समझिए कि ये मनुष्य का कोश है एक, बराबर है। वो कोश में सर्वप्रथम क्या होता है, एक वायरस आता है। तो वायरस के ऊपर जो ये एनवेलोप प्रोटीन होता है वो सबसे पहले नाखून का काम करता है। तो उसमें क्या होता है, वो चिपकता है सबसे पहले कोश के, बराबर। तो पहला स्टेप होता है, वायरस का एनवेलोप प्रोटीन सेल की दीवार से चिपकता है, बराबर है। सबसे प्रथम क्या हुआ, सेल की दीवार पर वो चिपक गया, सबसे पहले वो चिपका यहाँ पर। चिपकने के बाद वो दूसरा क्या काम करता है कि एक चिपक गया, उसके बाद उसके अंदर एक बहुत सूक्ष्म जो आरएनए अथवा डीएनए था उसको उसने भेज दिया। जैसे एक व्यक्ति है वो अंदर इंजेक्शन जैसे है, तो पूरा इंजेक्शन नहीं जाता है, तो इंजेक्शन क्या करता है, धीरे से वो जो लिक्विड होता है उसको पहुंचा देता है अंदर, बराबर। हमारे शरीर में इंजेक्शन बाहर रहता है, लेकिन जो दबाता है तो पूरा लिक्विड अंदर चला जाता है। उसी तरह से इसने क्या किया, उसके अंदर भी ऐसा लिक्विड के जैसा हम मान लेते हैं अभी, तो लिक्विड के जैसा मतलब वो एक स्थूल था, आरएनए या डीएनए कुछ भी था, वो यदि आरएनए प्रकार का था या डीएनए प्रकार का था, तो वो चिपक कर क्या किया, जैसे इंजेक्शन चिपक जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, वो लिक्विड को ऐसा करते हैं तो अंदर चला जाता है। उसी तरह से पहले चिपका, उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद क्या, सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को दाखिल किया, जैसे इंजेक्शन से मटेरियल शरीर के अंदर चला गया, बराबर है। उसी तरह से इसने क्या किया, दूसरा स्टेप, यहां से अपना डीएनए और आरएनए भेज दिया, बराबर है। वो एक आकार वाला डीएनए अथवा आरएनए भेज दिया वहां पर अंदर। तीसरा क्या हुआ, वायरस के जेनेटिक कोश केंद्र में जाकर डीएनए को रिप्लेस करते हैं, मतलब वो डीएनए गया, बराबर है। तो क्या हुआ, हमारे डीएनए को वो रिप्लेस करने लगा, मतलब वो उसका आकार बदलने लगा, वो मतलब वो अपने आप सेट होने लगा वहां पर, और हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बदलने लगा, वो स्ट्रक्चर बदल दिया। ये तीसरा होता है। चौथा क्या हुआ उसके, बराबर, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बदल गया, अब हमारा कोश नहीं रहा, अब उसने अपना कोश, अपना डीएनए वहां पर सेट कर दिया पूरा का पूरा। उसके बाद क्या किया उसने, तो
उस वायरस की कई प्रतिक्रिया कोष के अंदर प्रतिकृतियां, यानी कि हमने देखा कि पक्ष्मणोपि निपातेन तेषां स्यात् स्कंद विपर्ययः, यानी कि उसके कई कोष बन गए तो वो तेजी से बनाने लगा, तो उसकी कई प्रतिकृतियां यानी कि कई कॉपी, जेरोक्स कॉपी, बराबर है, तो वो उसकी डाल दी, तो अनेक प्रकार के वो बाहर भेजने लगा, ऐसे 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 करके, बराबर है। ये चौथा स्टेप हुआ। पांचवा स्टेप क्या हुआ? कोष केंद्र का नाश करने वाले अपने जीनेटिक मटेरियल को वायरस वापस ग्रहण कर लेता है। मतलब जो एक, मानो कि आप एक पहले डीएनए के डाल दिया था, उसके बाद वो स्वयं इस दीवार पर ऐसे घूमता रहता था, तो उसने क्या किया, वापस जो जीनेटिक मटेरियल डीएनए डाला था उसको स्वीकार कर लिया, बराबर है, तो वापस स्वीकार कर लिया। उसने पहले अंदर डाला था, अब अनेक हो गए, बाहर निकलने लगे, तो फिर वापस ग्रहण कर लिया। छठा स्टेप क्या हुआ? कोष का नाश होते ही प्रतिकृतियां वायरस के रूप में बाहर निकलती रहती है, बराबर है। कोष का नाश होता जाता है, हमारे जो ओरिजिनल कोष है उसका, और उसके अनेक को वो बढ़ाते रहते हैं अपनी संख्या को बढ़ाया तो वह वायरस इस प्रकार दूसरे कोष को भी अपना शिकार बनाते रहते, संख्या बढ़ जाती है। तब हम देखते हैं कि वायरल लोड कितना है, बराबर, इन्फेक्शन कितना है। वो वहां जिस अंग को वो टारगेट बनाते हैं वो अंग पर, बराबर है, वो विशेष स्थान पर लोड आता है, वो अपने कोष वहां पर बहुत फैला देते हैं, वो पग पेसारा कर देते हैं, वो आ जाते हैं और अपने कोष को नाश करने लगते हैं और अपने कोष बढ़ाते जाते हैं, बराबर। इस तरह का उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और उसको हम कहते हैं कि वो वायरस है, वो इस तरह से बीमारी फैलाते हैं। तो वो हमारे कोष जो नाश हो गए, वो मानो कि बहुत प्रमाण में हो गए, तो हमारा मृत्यु हो जाता है। और यदि हमने रोक दिए वो वायरस, जल्दी से जल्दी उसकी तादाद रोक दी, उसकी संख्या रोक दी, तो हम बच जाते हैं। तो इस प्रकार वायरस से बीमारी फैलती है, बराबर। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, एक तो वायरस के ऊपर जो एनवेलप प्रोटीन है वो हमारे कोष में चिपकते हैं, उसे डीएनए पास करते हैं, बराबर है, और वो डीएनए हमारा स्ट्रक्चर तोड़कर उसका स्ट्रक्चर वहां पर वो डीएनए लगाकर उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाते रहते हैं, बराबर है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो बीमारियां किस तरह से फैलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल थ्रू होता है, जिसको हम डीएनए अथवा आरएनए कहते हैं। तो उस प्रकार से वो संक्रामंती नरान्नरम, यानी एक मनुष्य के शरीर में भी अपनी संख्या बढ़ाकर उसके बाद दूसरे शरीर में भी वो जाकर संक्रामंती नराम नरम, यानी कि वो रोग फैलाते रहते हैं, बराबर है। तो ये हमने वायरस से पूरे के पूरे फैलते हैं कैसे रोग, वो हमने अभी जाना है। अब हम प्रकृत में देखते हैं, प्राकृत में यानी कि अभी, तो वो बात थी चांदीपुरा वायरस की। तो चलिए देखते हैं कि उसका नाम चांदीपुरा कैसे है, और उसके लिए जो चांदीपुरा वायरस जो फैला है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी हम कि वो चांदीपुरा वायरस क्या है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि आरएनए और डीएनए ये दोनों का जो आपने स्ट्रक्चर देखा, तो उससे एंटीबॉडीज जो तैयार होती है उसकी भी बात हम उसमें करने वाले हैं। तो ये एंटीबॉडीज को भी आपको जानना होगा, और वो भी किस तरह से हम एंटीबॉडीज जो समझ सकते हैं, उस प्रकार से हम उसको समझकर वो भी थोड़ा जानेंगे कि वो एंटीबॉडी शब्द आया है तो एग्जैक्ट वो एंटीबॉडी क्या है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसको जान लेते हैं, चांदीपुरा वायरस को। तो चांदीपुरा वायरस, ऐसे तो गांव के नाम पर ये वायरस का नाम है। तो 1901 चांदीपुरा गांव है जो महाराष्ट्र में स्थित है। वो चांदीपुरा गांव में 1965 में वहां पर एक वायरस फैला था, यानी कि एक बीमारी फैली थी वो वायरस के कारण, और जिससे काफ़ी सारे बच्चे की जान चली गई थी और बहुत सारा संक्रमण फैला था। उसके बाद से जो ये वायरस पहचाना गया उसका नाम दिया गया चांदीपुरा वायरस, क्योंकि वो गांव का नाम था चांदीपुरा। चांदीपुरा जैसे हमने मैप में देखा तो वो यहाँ पर, हम गए तो नहीं हैं कभी भी, लेकिन यहाँ मैप में देखा है तो वो मुंबई, नासिक, पुणे के ये इस भाग में आता है, मध्य भाग में। तो लगभग
लगभग नागपुर के आसपास ऐसा लोग कहते हैं। अभी तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ स्थित है, लेकिन वो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था चांदीपुरा का, क्योंकि वो वहाँ पर वो उस समय 1965 में ये वायरस के कारण बीमारी फैली थी, तो उसमें बहुत बच्चों की जान चली गई थी और बहुत बच्चे उससे संक्रमित हुए थे, तो उसका नाम दे दिया था चांदीपुरा, ऐसा नाम। तो ये हमने देखा कि इसके लिए उसको कहते हैं चांदीपुरा वायरस। ऐसा कोई वायरस का नामकरण जैसे हम 12वें दिन करते हैं कि चलो उसके उस तरह का वायरस का नाम नहीं रखते हैं, मतलब कि ये चांदीपुरा माने चांदी का कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो वो वैज्ञानिक लोग किसी भी तरह से उसका एक नामकरण कर देते ताकि उसके आकार को उस नाम से जान पाए, बराबर है। तो ये चांदीपुरा वायरस की ये कहानी है। अभी हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस किससे फैलता है। तो चांदीपुरा वायरस फैलने के लिए वैज्ञानिक ये सब कारण बताते हैं कि वो मच्छर से फैल सकता है, मतलब एक जगह हुआ तो मच्छर उसको फैला सकते हैं, जो बालू मक्खी है वो फैला सकती है, चिचड़ी या टिक फैला सकते हैं इस प्रकार के, और काली मक्खी भी उसको फैलाने का कारण बन सकती है, बराबर है। तो यानी कि हमने जो पीछे देखा था तो वो यानी चांदीपुरा वायरस कीट पतंगे द्वारा यानी कि सूक्ष्म जंतु के द्वारा, मतलब इस प्रकार के जंतु के द्वारा फैलता है, मक्खी के जैसे जंतु द्वारा वो फैलने जैसा, यानी कीट पतंग के द्वारा फैलने वाला वायरस है वो। हमने अलग अलग जैसे प्रकार बताए थे, उसमें कीट पतंग के द्वारा जो बताया था उस प्रकार में ये वायरस आता है, तो ये इस प्रकार से फैलता है, बराबर है। आगे हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस खतरनाक क्यों है, बराबर है। तो चांदीपुरा वायरस खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक तो वो बच्चों को होता है, बराबर है। अभी तक यदि जिस प्रकार के केसेस सामने आए हैं, वो जिस प्रकार से वैज्ञानिक या डॉक्टर कहते हैं, तो उससे 14 या 15 साल की उम्र तक के बच्चों को, यानी कि 2 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को ये वायरस का संक्रमण होता है, और ये वायरस के कारण वो ज़्यादा बीमार होते हैं, मतलब बराबर है। तो एक तो ये होता है, तो एक तो ऐसे बच्चों को होता है ताकि वो खुद को वो पता नहीं लगता है, यानी कि खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो निदान में बहुत निदान होने में भी बहुत समय जाता है। दूसरा, वो स्वयं इतने जागरूक नहीं होते हैं, इसके लिए माता पिता को या दूसरों को उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए एक तो कारण ये है कि वो बच्चों में ही इसके लिए विशेष ध्यान देने लायक है, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कोई भी चीज़ यदि बच्चों में आए तो। दूसरा कारण ये है कि चांदीपुरा जो वायरस का डेथ रेशियो है, यानी कि डेथ रेट है, वो 56 से लेकर 75% है अभी, तो वो बहुत, मतलब इसका ये ज़्यादा है, वो तुरंत ही उसका डेथ होता है, मानी थोड़े उसके बाद, तो इसके लिए वो ज़्यादा सबसे डेथ रेशियो है। अब वो देखते हैं कि वो तेजी से फैल सकता है। चांदीपुरा जो वायरस है वो अनुकूल वातावरण उसको मिला, यदि मानो अभी फैला है, तो कोई भी प्रकार का वायरस यदि ठंड में और बारिश में यदि आए, और खास करके ठंड में आए या बारिश में से जहां नमी हो, तो इस प्रकार का वातावरण वायरस फैलने के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। तो सबसे वो एक चिंता का विषय है कि अभी बारिश की मौसम है और उसके बाद ठंड की आने वाली है, तो इसलिए चांदीपुरा वायरस तेजी से अभी फैल सकता है, ऐसा अनुमान है। हम प्रार्थना करते हैं कि न फैले, सब आयुर्वेद को अपनाए और सब लोग ध्यान रखें, तो हम उसका अवश्य ही प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन शक्यता ये है, इसके लिए हमने बताया कि ये इसलिए खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या है। सर्वप्रथम, बच्चों में सर्दी जुकाम दिखे, बराबर है, सिर में दर्द दिखे, उल्टी आए, वोमिटिंग होए, दस्त हो जाए यानी कि डायरिया हो जाए, तेज बुखार या फिर बेहोशी, क्योंकि वो बेहोशी चेता तंत्र तक जाएगा तो बेहोशी हो सकती है, तो बेहोशी आ जाए, तो दिमाग में सूजन आए या फिर मिर्गी का दौरा पड़े, या ऐसा कुछ भी आपको लगे चक्कर आने जैसा, तो वो सारे के सारे लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें घातकता ये है कि दिमाग में सूजन आने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो दौरा, मतलब मिर्गी के दौरा पड़ने के कारण
डेथ भी हो सकती है। इसके लिए उसको हल्के में न ले, टेम्परेचर बढ़ने न दे। टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत उपाय करे कि वो टेम्परेचर कम हो जाए बच्चों का, ताकि उसको आगे जाकर आगे के बीमारी न आए। इसके लिए सर्वप्रथम अभी जो भी बुखार आए या थोड़ी भी बीमारी आए तो आयुर्वेद का एक सूत्र आप हमेशा याद रखें, अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात प्रवर्धते सजात मूलो मुष्णाति बलम आयुश्च रोगिणः। यानी कि सर्वप्रथम अणु ही रोग होता है, उसके बाद हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो बढ़ता जाता है। इसके लिए अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात प्रवर्धते, पहला ही आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो तुरंत ही आप चिकित्सा चालू करें, तुरंत ही आप विशेष ध्यान देकर उसकी रोकथाम के लिए प्रयत्न करें। तो ये वायरस के लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं कि उस तरह से कैसे बचे ऐसे वायरस से। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डॉक्टर और सबसे प्रसिद्ध जो पथी है वो है एलोपैथी। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो फिर एलोपैथी के पास जाते हैं, या एलोपैथी को जब हम मार्गदर्शन के लिए कुछ भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं या एलोपैथी का साइंस ऐसा कहता है कि वैक्सीन लगवाए। मतलब अभी हालांकि अभी तो चांदीपुरा जो वायरस है उसकी तो वैक्सीन आई नहीं है, और एक दुर्भाग्य ये होता है कि प्रायः वो सब जगह फैल जाता है और बहुत कुछ हो जाता है, उसके बाद उसकी वैक्सीन निकलती है, तब तो लगभग वायरस का जाने का भी टाइम हो गया होता है। तो एक तो ये वैक्सीन का बड़ा माइनस है कि वो हजारों वायरस निकलेंगे तो उसकी वैक्सीन कैसे होगी, क्योंकि उतने हजारों प्रयोग और उससे सालों तक करने पड़ते हैं, तब तक तो हमको ट्रायल एरर करनी पड़ती है वैक्सीन में भी। इसके लिए ये उपाय है, लेकिन कब का है कि बहुत कुछ सालों के बाद, यानी कि चांदीपुरा वायरस यदि 50-100 साल टिकता है उसके बाद शायद वैक्सीन काम कर पाए, इतने उसके ट्रायल एरर के बाद। तो ये तो कठिन से कठिन उपाय है, हालांकि वो थियरी में है। तो आसान उपाय क्या है? तो आसान उपाय आयुर्वेद ये कहता है कि ऐसे हजारों वायरस आएंगे, और हजारों वायरस आएंगे नहीं, आज है ही, सुषुप्त अवस्था में आज पड़े हैं, अब उसको केवल किसी की जरूरत है, आज जागरूक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो 1000 को लड़ने के लिए हम 2000 वैक्सीन तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा शरीर भी है, तो कितनी वैक्सीन लेंगे भाई, हम तो थक जाएंगे वैक्सीन लेते। और उतना ही नहीं, वैक्सीन की भी साइड इफेक्ट होती है कुछ ना कुछ, तो वो पूरा शरीर, हम पूरे के पूरे वायरस जितने हैं उतनी तो वैक्सीन ले नहीं सकते। तो उपाय क्या है? तो आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। बहुत सारे वायरस है तो उतनी वैक्सीन लगाने के बदले आप क्या करो कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते जाओ। व्यवस्थित रूप से आपकी इम्यूनिटी होगी तो वायरस किसी भी प्रकार का आएगा तो आपकी इम्यूनिटी के सामने वो टिक नहीं पाएगा। आपकी इम्यूनिटी, आपके पास बहुत बड़ा शस्त्र जो कुदरत ने दिया है, भगवान ने दिया है, वो है। तो ये दोनों का एक तो कॉमन मानना हो गया कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हम देख सकते हैं कि दोनों का एक ही मानना है, आयुर्वेद देखे या एलोपैथी देखे तो दोनों का एक कॉमन मानना हो गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप उसकी पूरी की पूरी तकेदारी रखें, यानी कि पूरा का पूरा आप जागरूकता रखें उसके बारे में। तो अभी हमको क्या जागरूकता रखनी है या बचने के क्या उपाय करने हैं? तो अभी हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए फिर क्या करें हम, बराबर है। तो सर्वप्रथम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें बच्चों की। तो बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बहुत पुराना आपको पता है कि सुवर्ण प्राशन एक ऐसी अद्भुत औषधि है जिसका वर्णन काश्यप संहिता में दिया गया है। तो एक सुवर्ण प्राशन प्रतिदिन बच्चों को पिलाए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सुवर्ण प्राशन यानी कि मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन संस्कृति आर्य गुरुकुलम की एक बहुत रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है ये। 1970 से लेकर अभी तक इसको लाखों बच्चों ने ली है और लाखों बच्चे इससे बहुत सारे रोगों से मुक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, उसकी इम्यूनिटी, मेमोरी पावर वो सब बढ़ा है। इसके लिए सर्वप्रथम उपाय तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुवर्ण प्राशन के जैसी शायद ही कोई दवाई कोई भी पथी में होगी। तो सर्वप्रथम उपाय तो ये है कि उसको सुवर्ण प्राशन अभी नियमित रूप से दे।
पहले आप देते हैं कि नहीं देते हैं, बाद में देंगे कि नहीं देंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो बहुत जरूरी है। तो अभी बच्चों के लिए खास मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन प्रतिदिन 3 से 5 ड्रॉप या एज वाइज, मानो कि बड़ा बच्चा हुआ तो 7-8 ड्रॉप्स दे सकते हैं, यानी कि वो डोज तो पूरा का पूरा बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन 3 ड्रॉप से शुरू करके 10-12 ड्रॉप्स तक अभी दे सकते हैं। उम्र होगी 6 महीने से लेकर, यानी कि जन्म के पहले महीने से भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसके लिए छोटे बच्चे को 3-4 बूंद और बड़े बच्चों को 7-8-10 बूंद दे सकते हैं। उसका पूरा का पूरा डोज लिखा है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो आहार विहार का विशेष ध्यान रखें, खास करके सर्दी जुकाम खांसी न आए, बुखार ना आए ऐसा आहार दे, यानी कि भोजन हमेशा गर्म वासी भोजन न करे, सुबह का दोपहर का शाम को ऐसा न करे, गर्म गर्म भोजन बच्चों को करवाए, बराबर। बच्चों को अजीर्ण न रहने दे, यानी कि पेट साफ आए, इसके लिए ध्यान रखे खास, नहीं तो अजीर्ण होगा तो डायरिया होने की संभावना हो जाएगी और उससे बहुत सारा संक्रमण हो सकता है। इसके लिए आहार विहार का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, मक्खी और मच्छरों से बचने के लिए जहां जहां पानी भरा है उसको या तो उसमें धूली वगैरह डालकर वो अच्छा कर दे। समुद्र शोष नामक एक वनस्पति आती है जिसका वर्णन हमने पिछले वीडियो वनस्पति परिचय में दिया, वो वहां पर लगा देंगे तो पानी आपो वो वनस्पति सोख लेगी। तो समुद्र शोष इसके लिए बहुत ही अच्छी वनस्पति है, जो इसका उपयोग हम वनस्पति का कर सकते हैं। तो पानी वहां पर जहां जहां भरा रहता है वहां 4-5 पौधा लगा दिया समुद्र शोष का, वो समुद्रों को भी सुखा देने वाली वनस्पति, इसके लिए उसका नाम समुद्र शोष है। वो बहुत उपयोगी, आपको घर पे लगाने के लिए भी होगी। और माखी मच्छर बचने के लिए मच्छरों से आयुर्वेद में धूपन बताया गया है। आप गूगल का, दशांग का, आयुर्वेदिक औषधियों का धूप अवश्य करें। रोग रक्षक धूप हम लोग बताते हैं जो बनता है, तो वो रोग रक्षक धूप गाय के गोबर के कंडे में रखकर प्रतिदिन सुबह और शाम धूप अवश्य करें। आयुर्वेद की काश्यप संहिता में बताया गया है आत्मवान धूमपा भवेत, यानी कि व्यक्ति को नियमित रूप से सुबह और शाम धूपन करना चाहिए। आप अग्निहोत्र करते हैं तो बेस्ट है, उसके बाद गूगल, कर्पूर, नीम जैसी औषधियाँ डालें और उसका धूपन करें। धूपन करने से सूक्ष्म वायरस से हमारी रक्षा होती है और वो बहुत ही बड़ा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला एक औषध है जिसका उपयोग हम रोज धूपन में कर सकते हैं। तो खास करके मक्खी, मच्छर और ऐसे सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए धूपन अवश्य करें। फिर चौथी बात है कि सामान्य लक्षण आपको दिखे किसी भी प्रकार का, इसमें जो बताया गया है इसमें से, तो वो क्या करें आप, तो खास करके उसकी चिकित्सा करें, बराबर है। तो सामान्य लक्षण दिखते ही, यानी कि कोई भी मानो कि वोमिटिंग हो गई, अजीर्ण हो गया, तो तुरंत ही उसकी चिकित्सा शुरू कर दे। क्या चिकित्सा करें, तो इसके लिए सामान्य लक्षण दिखते ही चिकित्सा का उपक्रम बताया गया है आयुर्वेद में, वही हम बताते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बुखार का लक्षण दिखे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगे या टेम्परेचर आपको दिखे, तो उसके लिए षडंग पानीयम आयुर्वेद में 6 औषधियों को उबाल कर एक पानी बनता है जिसको षडंग पानीयकवात कहते हैं। इसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, तो हम वो 6 औषधि आपको बता देंगे। उसका पानी बनाकर उबाल कर आप पी सकते हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम में उसका क्वाथ भी आता है, या और भी लोग फार्मेसी उसका क्वाथ बनाती है षडंग पानीयम का, वो आप ले सकते हैं। तो षडंग पानीयम अभी बहुत ही अच्छी औषधि है। तो बुखार के लक्षण देखते ही उसको शुरू कर दे। खास करके तुलसी का या गिलोय का काढ़ा घर पर रोज बनाए और बच्चों को उसको पिला सकते हैं। तो ये 2 उपाय बताए हैं। खास करके यदि सर्दी जुकाम होने पर त्रिकटु चूर्ण जो आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध है, सौंठ, मरी, पिपली वाला, तीनों का मिश्रण करके त्रिकटु चूर्ण मिलता है या गोली मिलती है, या तो फिर बाल रक्षा गुटिका बहुत ही उत्तम गुटिका है, उसको थोड़ा पीस कर थोड़ा उसको पानी में मिलाकर उसको बच्चों को अवश्य दे, बाल रक्षा गुटिका को सर्दी जुकाम होने पर। फिर हम देखते हैं उल्टी या दस्त होने पर होमी मुक्ति या दस्त मुक्ति जैसे सिरप संस्कृत आर्य गुरुकुलम के है, और बहुत ही प्रसिद्ध चूर्ण है बाल चातुर्भद्र चूर्ण, जो उल्टी या डायरिया के लिए दिया जाता है।
तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं मधु के साथ। चौथा है सभी लक्षण एक साथ यदि दिखे, मानो दस्त भी लग रहे हैं या फिर अजीर्ण भी है, बुखार भी आया है, सर्दी खांसी भी है, तब तो आपको कुमार कल्याण रस देना है। एक दो या ज़्यादा लक्षण दिखने पर, मतलब सभी लक्षण दिखे तो वो लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है तो कुमार कल्याण रस, हालांकि ये महंगा है, इसके लिए सुवर्ण प्राशन इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। तो कुमार कल्याण रस भी आप एक गोली रोज सुबह और शाम को दे सकते हैं। तो इस प्रकार का औषधोपचार हमने यहाँ पर बताया है। तो ये औषधोपचार आप करेंगे तो बहुत ही निर्दोष औषध उपचार है, इसकी किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मानो कि कुछ नहीं हुआ तो भी षडंग पानीय दे दिया, बाल रक्षा गुटिका दे दी, या कोई चतुर्भद्र चूर्ण कुमार कल्याण रस में से कुछ भी दे दिया तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेद की निर्दोष औषधियों का प्रयोग करके हम हजारों बच्चों को बचा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके। इसके लिए अभी हम चाहते हैं कि वो रोग फैले नहीं, लेकिन मानो कोरोना की तरह या तो फिर उसके जैसे ही कुछ हुआ और बढ़ गया, तो हम इस बार तो हम पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, पानी उबालकर ठंडा किया ही पिलाएंगे, बाहर की वस्तुओं जो खाते हम बाहर से लेकर तो वो फूड हम जंक फूड या ऐसा कोई फूड नहीं खाएंगे, और बच्चों को खास करके अजीर्ण न हो और बच्चों को संक्रमण न हो, इस तरह से हम उसको ध्यान रखेंगे। आइसक्रीम, कोला, कुल्फी अभी नहीं खिलाएंगे, ठंडी कोई भी वस्तु अभी नहीं खिलाएंगे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हम बच्चों को बचा पाएंगे। तो इतना कहकर भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना के साथ इस सेशन की हम समाप्ति करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके चरारुभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्।